वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च सैम्पलिंग टाइप्स एंड टेक्निक्स। तो रिसर्चर्स बेसिकली जब वो रिसर्च करते हैं तो वो टोटल पॉपुलेशन में से सैम्पल साइज पॉपुलेशन निकालते हैं। आपके सामने सर्कल बना है बड़ा, वो टोटल पॉपुलेशन है, और छोटा सर्कल जो है वो सैम्पल्स पॉपुलेशन है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। A sample refers to a smaller, manageable version of a larger group. It is a subset containing the characteristic of a larger population. Samples are used in statistical testing when population size are too large for the test to include all possible members or observations. अब जो सैंपल्स हैं वो बेसिकली एक बड़ी पॉपुलेशन में से लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, नर्सिस को पढ़ाता हूँ, तो पूरी दुनिया में अगर 10 लाख नर्सिस है तो मैं 10 लाख नर्सिस को उनके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता, सर्वे नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनसे जाके इंटरव्यूज़ नहीं कर सकता। तो ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, मुझे बजट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, उसको कंट्री लेवल पे करूँगा, कंट्री लेवल से सिटी लेवल पे करूँगा। और बजाय ये कि 10 लाख के या 50,000 अगर टोटल पॉपुलेशन है नर्सिस की, नर्सिंग स्टूडेंट्स की, तो मैं 500 स्टूडेंट्स उसमें से सैम्पल डेटा गैदर करूँगा, उसका रिज़ल्ट निकालूँगा और फिर उसको जनरलाइज़ करूँगा। तो 95% अगर उसका रिज़ल्ट जो है वो एप्लीकेबल है, और 5% जो है वो क्वाइट डिफरेंट है स्टूडेंट उसके नर्सिंग के। तो लेकिन फिर भी 95% जो मेरा जनरलाइजेशन जो एप्लीकेबल है वो मेरी रिसर्च बिल्कुल ठीक है। 5% अगर डिफरेंट है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हम आज इसको पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के कितनी टाइप्स हैं सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट यूजेज अ रैंडम सिलेक्शन so that all units cases in population have an equal probability of being chosen। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी आपने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी में जो है वो बेसिकली रैंडम सिलेक्शन होती है पॉपुलेशन की, और उसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको। नॉन प्रोबेबिलिटी ये है कि इट डज़ नॉट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन एंड मेथड्स आर नॉट बेस्ड ऑन द रैशनल ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो इसे हम आगे समझेंगे। ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिकली वो रैंडम सिलेक्शन नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल्स में कितने किस्म के सैंपल्स आते हैं। सिंपल रैंडम सैंपल है। सिंपल रैंडम में ये होता है कि आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं सबको। एक क्लास में पढ़ने वाले मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने लॉटरी तो सुना होगा या बैलेटिंग सुना होगा, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। तो रैंडमली स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 स्टूडेंट्स है तो रैंडमली किसी भी 100 स्टूडेंट्स को उनमें से सेलेक्ट कर लिया गया, तो ये कहलाएगी रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है उसको हम पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल है और क्लस्टर सैंपल है। तो सिंपल रैंडम तो मैंने आपको बताया कि जैसे 500 स्टूडेंट्स है, 100 आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि 20 में से आपने 4 सेलेक्ट कर लिए, 30 में से जो है आपने 8 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, तो आगे पीछे टोटल मिला के 500 में से आपने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। तो ये तो सिंपल सैम्पलिंग कहलाएगी आपकी। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये है कि सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैंपल, ये होता सिंपल रैंडम सैंपल की तरह ही है। नो टेबल, नो रैंडम मेंबर्स, सेलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम, रेशियो बिटवीन सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन साइज। तो जो आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, इसमें आप क्या करते हैं, फिक्स पीरियोडिकल इंटरवल के बाद जो है वो सैम्पलिंग करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हर 30 स्टूडेंट्स है तो हर तीसरा स्टूडेंट जो है आपने सेलेक्ट कर लिया। या फिर इसको आप इस तरह से समझे, फिक्स पीरियोडिकल इंटरवल ये होता है कि पहले तो आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी जो पॉपुलेशन है, टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, टोटल तादाद उनकी मिसाल के तौर पे 50,000 है। आप क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। आपने मिसाल के तौर पे 20 नंबर जो है वो सिलेक्ट किया 50,000 में से।
आप क्या करेंगे, अब आपको सैम्पलिंग चाहिए 1000 की, जो डिज़ायर्ड सैंपल है 50,000 में से 1000 स्टूडेंट का सैंपल आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप 50,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो उसका रिज़ल्ट आएगा 50। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से 10 या 20 या 30 किसी भी नंबर, किसी भी फिगर के ऊपर आपने सेलेक्ट किया कि आप 20 से जो है आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर रहे हैं और आप 50,000 तक जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फिर 50 नंबर्स का गैप देना, 20 के बाद जो 50 70 पे आएगा, ठीक है। उसी तरह से 120, फिर इसी तरह आप आखिर में 50,000 तक जाएंगे तो आप जो है 1000 स्टूडेंट्स का सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। तो ये कहलाती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो है वो द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्राटा। बेसिकली 2 या मोर ग्रुप्स हो सकते हैं, स्ट्राटा कहते हैं उसको, स्ट्राटम भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरियन सच एज जोग्राफिक लोकेशन, ग्रेड लेवल, एज और इनकम, एंड सब सैंपल्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा। तो इस रिसर्च में बेसिकली स्ट्रेटिफाइड रैंडम हो या रैंडम सैम्पलिंग हो या क्लस्टर सैम्पलिंग हो, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बायस भी हो सकती है, अनबायस भी हो सकती है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जब आप डिफरेंट स्ट्राटा बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं क्लाइंट्स की, डिफरेंट उनके रंग व नस्ल के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, तो आप क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं जो डिफरेंट रेसिस को या लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो उसमें डिफरेंट उसके जो है स्ट्राटा बनाऊँगा कि ये इतने जो है इस स्ट्राटा में जो है इतने में क्रिश्चियंस हैं, इतने में मुस्लिम्स हैं, इतने में इस्माइली हैं, तो टोटल ओवरऑल इतने स्टूडेंट्स हैं, ताकि तमाम क्लासेस जो है उसमें रिप्रेजेंट हो जाए और वो बायस ना हो, अनबायस हो। तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो डिफरेंट स्ट्राटा को रिप्रेजेंट करती है और ओवरऑल आप उसमें से फिर एक सैंपल लेते हैं। जैसे अगर आपने 500 का सैंपल लेना है 1000 का, तो तमाम रेसिस लैंग्वेजेस के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, नर्सिंग स्टूडेंट्स के। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2 स्टेज सैम्पलिंग। फर्स्ट stage, a sample of area is chosen. Second stage, a sample of respondents within those areas is selected. क्लस्टर सैम्पलिंग को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये अपना उसमें आपने आपकी क्लास में 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या 300 स्टूडेंट्स हैं मिसाल के तौर पे, 300 स्टूडेंट्स को आप डिफरेंट टाइमिंग्स में पढ़ा रहे हैं और आप उन पे सर्वे करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि हर 30 में से जो है आप उनको 30 स्टूडेंट्स के क्लस्टर बना देंगे, 300 स्टूडेंट्स के 10 क्लस्टर आपने बना दिए और आपको 100 स्टूडेंट का अगर मिसाल के तौर पे सैंपल चाहिए तो आप एवरी 30 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये कहलाता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर ये आप उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है आप उन पे सर्वे करते हैं, आप उनका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, ईज़ ऑफ एक्सेस है इसकी, सैंपल साइज, सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर इजीली एक्सेसिबल है। तो जो आराम से मिल जाए, कंफर्टेबल हो आपके लिए, इजीली जिस जगह पर आप इदारे में पढ़ा रहे हैं वहीं से आप सैंपल कलेक्ट कर लें। आपकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपका टाइम टेकिंग नहीं होता ज़्यादा, इसके ये एडवांटेजेस हैं। लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, डिसएडवांटेज इसके ये हैं। आप हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल से सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, आप किसी मार्केट में तो मार्केट से कलेक्ट कर लिए, उनको क्वेश्चनियर दे दिए, उसको सॉल्व करवा लिए। फिर उसके बाद है पर्पसिव सैंपल या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाती है। यू चूज़ हु यू थिंक शुड बी इन द स्टडी। तो इसको हम समझेंगे आगे जाके, कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। जजमेंटल सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग को हम समझते हैं।
The researcher chooses the sample based on who they think would be appropriate for the study. This is used primarily when there is a limited number of people that have expertise in the area being researched. अब एक्सपेरिमेंटल में आप इस तरह से आप कर सकते हैं कि या फिर जजमेंटल, आपकी जो जजमेंटल सैम्पलिंग है या पर्पसिव सैम्पलिंग है, इसमें रिसर्चर्स बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप 500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो आपने 100 स्टूडेंट्स की अगर सैम्पलिंग करनी है उसमें से, आप बोलेंगे कि आपको पता होगा एज अ टीचर के ये स्टूडेंट सिंसियर है, ये स्टूडेंट सिंसियर नहीं है, ये सीरियस आंसर देगा, ये सीरियस आंसर नहीं देगा। तो आप उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें आप जानते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस बेस के ऊपर। तो आप उन्हीं को अपना सैंपल बनाएंगे, उन्हीं के सर्वे करेंगे उनका, और उनका इंटरव्यू लेंगे आप, और उसके रिजल्ट्स बनाएंगे आप। तो ये बेसिकली जजमेंटल कहलाती है, जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाती है आप। सेलेक्ट बेस्ड ऑन, फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो इसके एडवांटेजेस हैं, बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस पर्सनस जजमेंट। तो आप तो खुद जानते हैं, ज़ाहिर है जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप ये इसका एडवांटेज है क्या, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि कैन नॉट मेजर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाता है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग से ही आप समझ लें, जैसे गवर्नमेंट जॉब आती है कि 60% मेल हैं और 40% जो है वो फीमेल है, कोटा। तो अब आपने जो अगर 60 और 40 को आपने डिसाइड किया है, तो अब आपने उसी रेशो के मुताबिक अपनी रिसर्च करनी है, अपना सर्वे करना है, उसके रिज़ल्ट बनाने हैं। तो ये कहलाता है आपका कोटा सिस्टम। द पॉपुलेशन इज़ फर्स्ट segmented into mutually exclusive subgroups just as in stratified sampling। उसके बाद आपका आ जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल यूजफुल व्हेन अ पॉपुलेशन इज़ हिडन और डिफ़िकल्ट टू गेन एक्सेस टू। जब पॉपुलेशन को गेन करना, सैम्पलिंग बनाना आसान ना हो तो आप स्नोबॉल करते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे आप लंग्स डिजीज़ के ऊपर आप कर रहे हैं, लंग्स कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई स्मोकिंग की वजह से या चेन स्मोकिंग की वजह से जो है ये लंग कैंसर होता है इंसानों को। तो कोई एक शख्स आपके रीच में, एक्सिस में है, आपने उससे डेटा कलेक्ट किया, उससे आपने कहा कि क्या आप किसी दूसरे शख्स को जानते हो चेन स्मोकर को, उसने कहा यस, तो उसने जो है उसको एक्सेस किया। तो आप स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। तो एक पूरी चेन बन जाती है, ए जो है वो बी से रब्ता करता है, बी सी से रब्ता करता है, ये कंप्लीट एक चेन बन जाती है, या वो दो लोगों को असाइन करता है। तो इस तरह आप जो है वो स्नो बॉल का मतलब ये है कि जैसे स्नो की एक बॉल है, उसे आप एक जगह उठा के फेंकते रहें तो वो बड़ी होती जाती है। तो आपका इस तरह से डेटा कलेक्ट होता चले आता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं, आइडेंटिफाइंग स्मॉल हार्ड टू रीच यूनिकली डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन, यूज़फुल इन क्वालिटेटिव रिसर्च है। एक्सेस टू डिफ़िकल्ट टू रीच पॉपुलेशन है, तो आसान हो जाता है पॉपुलेशन के लिए वहाँ तक रीच करना। रिसर्चर का डिसएडवांटेज इसका ये है कि बायस कैन बी प्रेजेंट। अच्छा, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी हो जाएगी इसकी, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड विल रिजल्ट इन अ बायस सैंपल एज इट इज़ सेल्फ सेलेक्टिंग। क्योंकि ये सेल्फ सेलेक्टिंग है तो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा होल पॉपुलेशन को। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर सैम्पलिंग के हवाले से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।